Hello friends, welcome to all of you on your channel Science Guru the Best. Please like and share the video. Subscribe the channel if you are new on the channel. लिंक को शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ में, सभी के साथ में, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिले। आज क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम हम पढ़ने वाले। इससे पहले चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ना चाहिए, उसकी वीडियो आप देखिए, आपको सारा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्योंकि वो चैप्टर पहले जरूरी है, उसके बाद ये अच्छे से हमें ये चैप्टर समझ में आएगा, तो आप वो जरूर देखना। उसका लिंक आपको दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का इंट्रोडक्शन, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर, द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, थॉमसन्स मॉडल, इसके ड्रॉबैक्स की बात करेंगे, रदरफोर्ड्स मॉडल, इसका एक्सपेरिमेंट जो था एल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाला, वो पढ़ेंगे, इसके लिमिटेशंस की बात करेंगे, और फिर फाइनली नील बोर्स मॉडल, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, है ना, स्किप नहीं करना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्शन की बातें कर लेते हैं कुछ। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी 1808 में। इन 1808 जॉन डाल्टन प्रपोज्ड हिज एटॉमिक थ्योरी, दैट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, 1808 में इसने अपनी एक थ्योरी दी थी। इसके पोस्टुलेट्स हम पढ़ के आ रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो इसका मेन कंसेप्ट था ना, इस थ्योरी में जो मेन बात उसने बताई ना, वो ये बताई कि एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स मींस कैन नॉट बी डिवाइडेड, कि एटम वो सिंपल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका और आगे डिवीजन नहीं हो सकता। ये बात जॉन डाल्टन ने कही, लेकिन 1808 में ये कही गई बात 1900 तक आते आते जो है ना बिल्कुल गलत हो गई। उसकी एटॉमिक थ्योरी जो है वो फेल हो गई, क्योंकि 1897 में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई कि भाई एटम सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, एटम के अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहेंगे, और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। यानी मींस ये सब की एटम इज कॉन्स्टिट्यूट बाय दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि ये एटम के और छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर एटम बनता है। तो एटम इज नॉट इंडिविजिबल। ठीक है, ये चीज प्रूव हो गई सन 1897 में इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद। तो 1900 तक आते आते क्या हुआ, हो गया कि एटम्स आर इंडिविजिबल नहीं है। तो जो जॉन डाल्टन ने 1808 में जो बात कही थी थ्योरी में, अपनी थ्योरी में, जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में, कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स, वो गलत हो गई। और 1900 में आते आते क्या हो गया कि एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं इस चैप्टर के। देखो, इस चैप्टर में पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एटम के बारे में कुछ कंसेप्ट है जो मैं क्लियर करवा देता हूँ आपको। कि देखो, हमें पता है कि ऑल द मेटल्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एट प्रेजेंट जो है हमारे पास में और प्रूव्ड है ना, तो वो एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि एटम इज मेड अप ऑफ 3 बेसिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके अंदर 3 बेसिक पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर। एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम ई और उसके ऊपर माइनस लिखते हैं क्योंकि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। दूसरा पार्टिकल जो है वो प्रोटॉन है, इसको हम पी प्लस से शो करते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल्स है। और तीसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसको हम एन से लिखते हैं। ये न्यूट्रॉन के जैसा नाम है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब नो चार्ज ऑन इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। देखो, प्रोटॉन पी और पॉजिटिव पी दोनों का फर्स्ट अल्फाबेट पी है, तो ऐसे याद रखो आप, प्रोटॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, एन न्यूट्रॉन न्यूट्रल। ठीक है, नो चार्ज। ए सेंटर एट द मिडिल ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और एटम के सेंटर में जो है ना एक सेंटर है एटम के, ये सेंटर है। ठीक है, और ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर कहलाता है न्यूक्लियस। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी देयर इज ए सेंटर एट द मिडिल ऑफ एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स न्यूट्रॉन आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। अब इनकी लोकेशन कहां पर है, ये जो 3 पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी पोजीशन कहां पर है एटम में। तो देखो, 2 पार्टिकल, एक तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन, और दूसरा जो न्यूट्रल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, ये दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। दे आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड द न्यूक्लियस ए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स और सेल। और जो तीसरा पार्टिकल बच गया इलेक्ट्रॉन, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ना वो रिवॉल्व करता है सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है, इनको हम शेल भी कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं, या ऑर्बिट्स कह सकते हैं। तो इस तरह के कुछ ऑर्बिट्स हैं। ठीक है, सब में अलग अलग है, किसी में कम या किसी में ज्यादा, इस तरह से ऑर्बिट्स है। उन ऑर्बिट्स में ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, वो रिवॉल्व करता है। ये जो एट प्रेजेंट हमारे पास में जो नॉलेज है ना, वो ये है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इनमें। ठीक है, सब जगह यहाँ पर, किसी में कम है, किसी में 2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन है, किसी में 6 है। ये उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से होता है। ठीक है, अब आगे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और जितने किसी एटम के पास में इलेक्ट्रॉन है, उतने ही उसके पास में यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। एटम इज
एटम एज ए वॉल इज न्यूट्रल, और एटम एज ए वॉल जो है ना वो न्यूट्रल है। ना तो एटम जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और ना ये पॉजिटिवली चार्ज है जब हम एज ए वॉल बात करेंगे, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर है, दोनों पर इक्वल चार्ज है। ठीक है, ये सारी बातें करेंगे हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की अभी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होने वाला है, चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो हम समझेंगे इनमें तीनों पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे किस पे कितना चार्ज है, कितना इनका मास है, क्या है, वो सारी चीजें। Atom as a whole is neutral. Why it is neutral? Because number of electrons equal to number of proton, and charge on one electron is equal to charge on one proton, and both the charge are opposite. ठीक है भाई, जितना प्रोटॉन पर चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, लेकिन अपोजिट चार्ज है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो एटम एज ए होल क्या हो गया, ना तो वो नेगेटिव है ना वो पॉजिटिव है, वो क्या है, वो न्यूट्रल है। ठीक, ये चीज है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर की, कौन कौन से चार्ज पार्टिकल्स है। ये एक्सरसाइज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन भी है, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों को कंपेयर करना है। तो इन पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने मॉडल स्टार्ट करेंगे, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल और नील बोर के मॉडल। तो सबसे पहले हम तीनों को कंपेरेटिव देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलो देखते हैं, कंपेरिजन देखते हैं तीनों का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीन पार्टिकल होते हैं, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनका कंपेरिजन। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको ये बाद में भी काम में आता रहे। ठीक है, याद करते रहो, इसको बार बार देखते रहना, याद हो जाएगा। सबसे पहले देखो मास देखो आप, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये माइनस इसके 3 कम कर दो, 28 हो जाएगा। ठीक है, प्रोटॉन का मास है 1.673 इंटू 10⁻27 केजी, और न्यूट्रॉन का मास है 1.676 इंटू 10⁻27 केजी। देखो यहाँ पर -31 है, यहाँ पर -27 है, वहां पर भी -27 है। माइनस में जितनी पावर ज्यादा होती है ना उतना ही कम होता है वो। तो यहाँ पर 31 माइनस है और यहाँ पर -27 ही है। तो बड़ा कौन है इनमें, बड़ी यूनिट, बड़ी डिजिट कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो ये मास ज्यादा है, यानी प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास जो है वो ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है। इवन इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना वो नेग्लिजिबल होता है, यानी नहीं के बराबर होता है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। जब हम एटम का मास लेते हैं, जब हम एटॉमिक मास की बात करते हैं, तो हम केवल एटम के प्रोटॉन और एटम के न्यूट्रॉन का मास ही लेते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास को हम छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके कंपेरेटिवली ये मास बहुत कम है। ठीक है, तो एटम का मास में हम इलेक्ट्रॉन के मास को ऐड नहीं करते। ठीक है, एटम का जब हम मास लेते हैं ना तो केवल उसके न्यूक्लियस का मास लेते हैं, क्योंकि ये दोनों न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है। तो ऑल द मास ऑफ द एटम इज लोकलाइज्ड, सेंट्राइज्ड। ठीक है, ऑल द मास रिसाइड्स इन दी सेंटर पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। यानी एटम का मास, टोटल मास एटम का मतलब मास ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। ठीक है, ये हो गया। अब देखो अगला है रिलेटिव मास। अगर हम इस मास के हिसाब से इनका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाले ना, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि हम इस मास को 1 यूनिट मान के चल रहे हैं। ठीक है, ये जो मास है ना 1.673 इंटू 10⁻27, इसको हम 1 मान रहे हैं, यूनिट मान रहे हैं। ठीक है, अब इसके रिलेटिव ये और ये कितना हो जाएगा, वो इसका रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो ये और ये दोनों 1U है। ठीक है, इसको हम म्यू बोलते हैं, म्यू। और ये एटॉमिक मास की यूनिट होती है, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा, AMU है ना, एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम कहते हैं AMU, या हम इसको यूनिफाइड मास भी कहते हैं, यूनिफाइड मास है ना, यूनिफाइड मास म्यू से हम इसको लिखते हैं, यूनिफाइड मास म्यू करके इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो 1 म्यू यानी ये इतना, 1 म्यू यानी 1.673 इंटू 10⁻27 केजी। तो ये वाला मास इसके कंपैरेटिवली इतना कम है, 1/1840 टाइम्स, इतना कम है ये। देखो इससे इतना कम है, इसलिए इसको इग्नोर कर दिया जाता है। तो रिलेटिव मास इनका दोनों का 1 म्यू है, और इसका मास 1/1840 है। इसीलिए बुक में लिखा हुआ है 2000 टाइम लेसर, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2000 टाइम लेसर देन द मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास से 2000 गुना कम होता है, 2000 गुना कम इसीलिए होता है ये। देखो आप 1/1840 राउंड ऑफ कर लिया तो इसको 2000 आ गया, ये इसलिए होता है। चार्ज की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, नो चार्ज। न्यूट्रॉन नो चार्ज, प्रोटॉन P। ठीक है, P फॉर पॉजिटिव। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन N फॉर नील या न्यूट्रल, N फॉर नील या न्यूट्रल, नो चार्ज, N फॉर नो चार्ज। ठीक है, अब चार्ज, इस पर जो चार्ज है ना वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ द चार्ज। चार्ज को नापने की, किसके पास कितना चार्ज है उसको नापने की ऐसा यूनिट है कूलम। कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उनके ऑनर में 10th क्लास में पढ़ेंगे हम इसको, तो उसके ऑनर में ये कूलम इसकी यूनिट रखी गई है चार्ज की। ठीक है, तो
तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इतना ही चार्ज प्रोटॉन का होता है, लेकिन अपोजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, दोनों का चार्ज इक्वल है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इधर भी 1.6 इंटू 10⁻+19। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। व्हाई एटम एज ए होल इज न्यूट्रल? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर इक्वल एंड चार्ज ऑन वन प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई एटम एज ए होल इज न्यूट्रल। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन है, जितना चार्ज प्रोटॉन के पास है उतने चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास है, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज इक्वल है, बराबर है। तो एटम एज ए होल क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं है, न्यूट्रल नील है, तो कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। अब रिलेटिव चार्ज की बात करते हैं। जैसे यहाँ रिलेटिव मास की बात करी थी, वैसे यहाँ रिलेटिव चार्ज की बात कर लेते, तो हम इतने चार्ज को, कितने चार्ज को 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतने चार्ज को 1 मानेंगे, है ना। तो ये माइनस में इसलिए इसको लिखेंगे -1 और ये प्लस में इसलिए इसको लिखेंगे +1। इस पर कोई चार्ज है नहीं। तो रिलेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? -1 और प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज कितना होता है? +1। अब इनकी पोजीशन देख लेते हैं। पोजीशन इन दी एटम, तो मैंने आपको बताया कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिट्स में आउटसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर की। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस के बाहर ये ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अलग अलग नाम है, अभी पढ़ेंगे हम इनके बारे में, ठीक है। ये के सेल या के ऑर्बिट, ये एल। तो यहाँ ऑर्बिट्स में यहाँ पर रिवॉल्व करते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन दी ऑर्बिट्स, ठीक है। प्लेनेटरी ऑर्बिट्स कह सकते हैं इनको, प्लेनेटरी रिवोल्यूशन होता है इनका। प्लेनेटरी रिवोल्यूशन या प्लेनेटरी ऑर्बिट का मतलब क्या है? तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम, आप सोलर सिस्टम पढ़ के आ रहे हो 8th क्लास में, और सोलर सिस्टम हमने क्या पढ़ा? न्यूक्लियस क्या है वहां पर? न्यूक्लियस इज द सन। ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ डेफिनेट पाथ, इन अ डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट और एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। सेम ऐसा ही एटम में होता है। न्यूक्लियस जो सन है ना, उसकी जगह यहाँ पर है न्यूक्लियस, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे हमारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, उस तरह से वो भी रिवॉल्व उसके चारों तरफ करते रहते हैं, ठीक है। सो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस और इन सेल, ठीक है। और ये जो है प्रोटॉन, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये दोनों पार्टिकल्स जो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको हम एक साथ कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स, व्हाई न्यूक्लियॉन्स? बिकॉज दे आर द पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स है क्योंकि वो न्यूक्लियस के पार्टिकल है, वो न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल्स है, इसलिए उनका नाम है न्यूक्लियॉन्स। नेक्स्ट देखो, डिस्कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन इन 1897। दिस ईयर ऑफ डिस्कवरी भी साथ में देख लेते थे। देखो सबसे पहले है ना, थॉमसन की थ्योरी तभी फेल हुई थी जब ये पहला पार्टिकल डिस्कवर हुआ था। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले डिस्कवर हुआ था 1897 में। तो थॉमसन ने तो ये कह दिया था 1808 में कि भाई एटम ही सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा नहीं हो सकता। लेकिन जब 1897 में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर दिया, तो फिर थॉमसन साहब फेल हो गए कि साहब आपने जो कहा ना वो नहीं है, देखो ये इससे छोटा भी मिल गया हमको। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद में 1999 में ई गोल्डस्टीन ने ये प्रोटॉन की डिस्कवरी कर दी, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। और फिर 1932 में, ये काफी बाद में थोड़ा सा हुआ था, ये जेम्स चैडविक, न्यूट्रॉन की खोज हो गई बाद में, है ना। तो ये डिस्कवर्ड, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन, ठीक है। देखो प्रोटॉन गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, इसको नाम प्रोटॉन जो है ना वो रदरफोर्ड ने दिया था, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल, स्कैटरिंग पार्टिकल था ना, तो उसमें इसने पॉजिटिव पार्टिकल्स जो थे, उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दिया था रदरफोर्ड ने, ठीक है। खोज इसकी डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन, बट द नेम प्रोटॉन वाज गिवन बाय द रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने नाम दिया था। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो ये तीनों पार्टिकल्स हो गए, चार्ज पार्टिकल्स। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल्स की। सबसे पहले हम देखते हैं थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन ने क्या कहा था कि एटम जो होता है ना वो कैसा होता है, उसका जो मॉडल है वो क्या है। तो थॉमसन ने क्या कहा था कि जो एटम है वो क्या है, वो एक प्लम पुडिंग है। प्लम पुडिंग है यानी वो तरबूज है, तरबूज के जैसा है। तो उसके बारे में बात करते हैं। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन का जो मॉडल था ना, तो उसका नाम है प्लम पुडिंग मॉडल, या इसको हम वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं। देखो ये प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल जो है ना, इसको समझो आप। प्लम पुडिंग क्या होता है? ये क्रिसमस पुडिंग होती है, तो उसमें क्या होती है, जैसे पुडिंग जो होती है उसमें पल्म, वो करंट जो होते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स, वो उसके काम करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो बर्फी है ना, मावे की बर्फी है, और उसमें जो ड्राई फ्रूट्स वैसे धसे रहते हैं, उस तरह से। जैसे वाटरमेलन में रेड एडिबल पार्ट, जो खाने वाला पार्ट होता है, उसमें जिस तरह से बीज धसे हुए रहते हैं, उस तरह से। तो उसने क्या कहा अपने मॉडल में ये कहा कि एटम इज मेड अप ऑफ ए पॉजिटिव स्पेयर, कि एटम जो है ना वो एक गोला है, स्पेयर है, और वो स्पेयर किसका है? पॉजिटिव चार्ज का है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज स्पेयर है, और उसमें जगह जगह पर इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स वो उसमें धसे रहते हैं, और जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। ये बात कही किसने? थॉमसन ने, ठीक है।
यानी यहाँ पर हम इसको प्लम पुडिंग ये कह सकते हैं कि क्रिसमस पुडिंग है, ये जो पार्ट है पॉजिटिव पार्ट है वो पुडिंग जैसे, और जो करंट यानी जो ड्राई फ्रूट्स है वो है इसमें प्लम का काम कर रहे हैं। तो प्लम पुडिंग हो गया या वाटरमेलन मॉडल। द रेड एडिबल पार्ट इज द पॉजिटिव स्पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर डिनोटेड बाय द सीड्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जैसे सीड उसमें धसे रहते हैं उस तरह से धसे रहते हैं। तो ये तो इसका मॉडल है। अब इसने जो बातें कही इसने स्टेटमेंट में 2 पॉइंट दिए इसने, वो क्या है देखो कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट, इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट और इलेक्ट्रॉन्स आर सबमर्ज्ड इन इट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर धसे रहते हैं और वो पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिव चार्ज का गोला है। दूसरी बात इसने क्या कही कि द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिकॉज द टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड टोटल नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। ठीक है, इसलिए एटम एज ए होल न्यूट्रल होता है। अब ये देखो इस पे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, ये समझते हैं हम इसको। लिमिटेशंस क्या क्या है इसकी। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या क्या देख लेते हैं इसकी। देखो नो, सबसे बड़ी लिमिटेशन तो यही है, नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ द मॉडल। इस मॉडल का कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली इसको प्रूव नहीं कर पाया। ठीक है, जिस तरह से रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को जो है ना प्रूव करके दिखाया उस तरह से ये नहीं कर पाया। तो ये तो दूसरा है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। एटम क्यों स्टेबल होते हैं इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम हमको समझ में आएगा नील बोर मॉडल के बाद में। ठीक है, तो आप अभी वो चीज भी हम पढ़ेंगे। कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था 1911 में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जो उसका एक्सपेरिमेंट था वो एक्सपेरिमेंट क्या था, तो वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है कि उसमें जो स्कैटरिंग हो रही है, जो रिजल्ट मिल रहे हैं वो रिजल्ट क्यों है। तो इस मॉडल के बेस पर उसके जो ऑब्जर्वेशन थे आफ्टर द एक्सपेरिमेंट, द ऑब्जर्वेशन मेड बाय द रदरफोर्ड, he could not explain that observation on the basis of this model। इस मॉडल के बेस पर वो उसके ऑब्जर्वेशन को नहीं समझा पाया कि ये ऑब्जर्वेशन क्यों मिले हमको इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो कुल मिला के ये फेल हो गया। थॉमसन साहब यहाँ फेल हो गए और अब आती है एंट्री नेक्स्ट रदरफोर्ड साहब की। तो अब रदरफोर्ड्स मॉडल, उन्होंने अपना एक अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट में देखा, उसके जो ऑब्जर्वेशन आए उस ऑब्जर्वेशन के हिसाब से फिर अपना स्टेटमेंट दिया कि भाई ये ऑब्जर्वेशन है, इसका मतलब मॉडल जो एटम है वो ऐसा है। ठीक है, हालांकि वो भी कंप्लीटली जो थे वो सही नहीं थे, उनकी भी कुछ कमियां थी, ड्रॉबैक्स थी, जिनको आगे नील बोर ने पूरा किया। तो वो हम पढ़ते हैं अभी रदरफोर्ड्स मॉडल। देखो नेक्स्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड का मॉडल क्या है। रदरफोर्ड के मॉडल को समझने से पहले इसका एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। देखो इसने जो एक्सपेरिमेंट किया ना वो है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट विथ गोल्ड फॉइल। ये एक्सपेरिमेंट क्या था इसको समझते। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है। अल्फा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल्स जो है ना वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। अब अगर हीलियम के न्यूक्लियस को हम देखें तो हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। हाइड्रोजन हीलियम नंबर 2 पे, तो इसके पास में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो ये जो है ना 2He+, ठीक है, ये He2+, इसको हम कहेंगे अल्फा पार्टिकल्स। डबली चार्ज है, ठीक है, डबली चार्ज पार्टिकल्स ऑफ हीलियम। हीलियम का न्यूक्लियस है, यानी इलेक्ट्रॉन नहीं लेने हीलियम के, बाकी जो कुछ है वो अल्फा पार्टिकल है। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या था इसको समझते हैं। इसने सबसे पहले थिन गोल्ड फॉइल ली, एज थिन एज इट कैन बी पॉसिबल। व्हाई ही चूजेस गोल्ड फॉइल। इसने गोल्ड फॉइल क्यों ली, बिकॉज गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो सबसे थिनेस्ट लेयर या थिनेस्ट जो पतली से पतली फिल्म जो मिल सकती थी ना वो मेटल गोल्ड की थी, तो उसने गोल्ड लिया। और ये गोल्ड की जो फॉइल थी ना वो 10⁻⁵ सेंटीमीटर थिक थी, है ना। तो देख लो आप कितनी पतली, मतलब जितनी हो सकती थी उतनी पतली, ताकि एटम्स मिल जाए उसको, ठीक है, डायरेक्टली। अब इसने क्या किया कि बम्बार्डिंग करवाई, बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन दिस थिन गोल्ड फॉइल। ठीक है, यहां से अल्फा पार्टिकल बीम की फॉर्म में निकल रहे हैं और इस गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं। ठीक है, गोल्ड फॉइल के चारों तरफ इसने जो है फ्लोरोसेंट एक रखी, फ्लोरोसेंट स्क्रीन रख दी। ठीक है, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन विथ ZnS, जिंक सल्फाइड का इसके ऊपर लेप था या कवरिंग थी, कवर्ड विथ जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की इसके ऊपर कवरिंग थी, कोटिंग थी, कोटिंग ऑफ जिंक सल्फाइड ऑन दिस फ्लोरोसेंट ट्यूब। ये क्यों रखा इसने, क्योंकि जो भी अल्फा पार्टिकल इससे टकराएगा, है ना, डिफ्लेक्शन के बाद जो भी अल्फा पार्टिकल टकराएगा ना, तो वहां पार्टिकल इससे टकराएगा तो एक टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक फ्लैश प्रोड्यूस होगा, उस फ्लैश से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई यहाँ से डिफ्लेक्शन के बाद अल्फा पार्टिकल यहाँ टकराया। ये इसका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन क्या निकला और उस ऑब्जर्वेशन के बाद में इसका स्टेटमेंट क्या था वो हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन क्या है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन तो इसका ये था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। की अधिकतर जितने भी ज्यादातर जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल वो सीधे के सीधे बिना किसी डेविएशन के निकल जाते हैं गोल्ड फॉइल में से। ठीक है, स्ट्रेट पास हो जाते हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि few particles deflected by small angles। कुछ एक पार्टिकल्स ऐसे हैं, अल्फा पार्टिकल्स ऐसे हैं जो स्मॉल एंगल से, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन इसका ये था कि 1 out of 12,000 पार्टिकल्स,
12,000 में से एक पार्टिकल्स ऐसा होगा, अल्फा पार्टिकल्स लगभग, जो रिबाउंड हो जाता है। रिबाउंड यानी 180 डिग्री पर बाउंस बैक कर जाता है, ठीक है, बाउंस बैक हो जाता है इस तरह से। अब ये देख के वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि अगर हम मास की बात करें ना, प्रोटॉन की मास की बात करें, उसके कंपेरेटिव इसका मास बहुत ज्यादा है अल्फा पार्टिकल्स का। तो अल्फा पार्टिकल्स को इतने ज्यादा मास को एक छोटा सा मास यहाँ पर जो है वो इसको जो है ना रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उसने कहा कि ये ऐसा हो रहा है जैसे मान लो कोई किसी तोप से गोला निकल के कागज से टकरा रहा है और बाउंस बैक होकर जो तोप चला रहा है उसी आदमी को हिट कर रहा है, इस तरह से, है ना। ऐसा एक्सपेरिमेंट था ये, इसके लिए इतना सरप्राइजिंग था। तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थे। अब इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर इसने जो बातें कही वो बताता हूँ आपको। ऑब्जर्वेशन क्या थे? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट through the world without any deviation. Some alpha particles get reflected by small angles. Third observation क्या था? 1 out of 12,000 particles rebound और rebounds, ठीक है, ये था। अब इस स्पेस पर इसने क्या कहा कि most of the space inside the atom is empty और vacant, we can say। कि अधिकतर जो स्पेस है ना वो, क्योंकि ज्यादातर सारे के सारे खाली इसमें से निकल गए, स्ट्रेट निकल गए, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ब्लैंक, ठीक है, खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट थ्रू इट। पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम ऑक्यूपाइज ए वेरी लिटिल स्पेस। क्यों? ये सेकंड ऑब्जर्वेशन पे था कि कुछ एक पार्टिकल्स जो है ना वो डिफ्लेक्ट हुए, और वो पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट किससे हुए? क्योंकि वो उसके ऊपर जो अल्फा पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज से जब टकराएगा तभी तो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, जो एरिया है, यानी एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहां पर है? वो बहुत थोड़ी जगह पर ही है, क्योंकि बहुत थोड़े से पार्टिकल यहाँ से डिफ्लेक्ट हुए। जो पार्टिकल यहाँ से सीधा जा रहा है कोई बात नहीं, लेकिन जो इसके पास से जाएगा वो तो डिफ्लेक्ट होगा ना भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल, और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव में क्या होगा? रिपल्शन होगा, इस वजह से इसका यहाँ से डिफ्लेक्शन हो जाएगा और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इस तरह से। तो इसने ये कहा कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पासेस स्ट्रेट, इट मींस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज वैकेंट, ठीक है। सेकंड, फ्यू पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड, इट मींस द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम इज कंसंट्रेट एट और occupies a very little space. The positive charge occupy very little space inside the atom. कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम में बहुत थोड़ी सी जगह ही घेरता है, बहुत थोड़ी सी जगह में ही है, ठीक है, ये बात कही। और थर्ड बात उसने जो कही ना वो क्या है कि थर्ड जो इसका ऑब्जर्वेशन था वो क्या था कि 1 out of 12,000 पार्टिकल अल्फा पार्टिकल 1 out of 12,000 अल्फा पार्टिकल रीबाउंड्स होते हैं, ठीक है। तो उस बेस पर इसने कहा ऑल द मास एंड ऑल द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम, यानी बहुत थोड़ी सी जगह में ही है उसका सारा का सारा मास एटम का, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो चार्ज उस एटम में कहां पर है? बहुत थोड़ी सी जगह पर ही है। ये बात उसने कही, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं, उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स मॉडल, व्हाट वर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यही पूछते ज्यादा क्वेश्चन है ना, इसको अच्छे से समझना। देखो ड्रॉबैक्स क्या थी, इसकी कमियां क्या रह गई थी। देखो ये 3 पॉइंट है जो इसके ड्रॉबैक्स है। फर्स्ट है अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। क्यों नहीं समझा पाया वो बताऊंगा अभी आपको। सेकंड देखो डज नॉट से अबाउट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इसने ये तो कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, but how the electrons are distributed, in which cell how many electrons are distributed, it could not explain by the Rutherford. So these two are explained by the Neil Bohr, जो हमारा अगला मॉडल होने वाला है। ये दोनों चीजें जो है ना कि स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, इन दोनों को नील बोर ने फिर एक्सप्लेन किया अपने मॉडल में, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। थर्ड इसका जो ड्रॉबैक है वो है कि अनेबल टू एक्सप्लेन रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर, ठीक है। एटॉमिक मास में और मास नंबर में क्या रिलेशनशिप है वो ये समझा नहीं पाया, जिसको आगे जेम्स चैडविक ने एक्सप्लेन किया। जेम्स चैडविक ने हमें बताया न्यूट्रॉन की खोज की, उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। तो जब न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया तो वो फिर उसने बताया कि एटॉमिक मास इज द मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों का सम होता है, और मास नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। ये चीज उसने बताई जो ये नहीं बता पाया था। तो ये इसकी 3 ड्रॉबैक है। मेन जो बुक में लिख रखी है वो यही है, फर्स्ट पॉइंट है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड्स मॉडल, a negative charged electron revolve in a circular orbit around the positively charged nucleus. It means a negatively charged particle is revolving around another charged particles। भाई एक चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, उसके चारों तरफ एक और दूसरा चार्ज पार्टिकल्स जो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। और जब ऐसा होता है कि जब एक कोई चार्ज पार्टिकल्स किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के चारों तरफ चक्कर लगाए, उसके चारों तरफ जो है ना रिवॉल्व करे, तो मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी,
अगर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के चार्ज पार्टिकल अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल्स के चारों ओर रिवॉल्व करे तो वो चार्ज पार्टिकल्स अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा, उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, ठीक है, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, लॉस्ट होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंप्लीट अपनी एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रॉन जो एक चार्ज पार्टिकल्स है वो दूसरे चार्ज पार्टिकल्स न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रेडिएट करेंगे। इलेक्ट्रॉन में से जब एनर्जी रेडिएट हो जाएगी तो उनके पास एनर्जी धीरे धीरे कम होती जाएगी तो उनकी स्पीड कम होती जाएगी, जो क्योंकि वो एक्सेलरेट कर रहे हैं उसके चारों तरफ, तो उसकी एनर्जी कम होने से उनकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। अगर ऐसा होगा इसका मतलब कि एटम तो स्टेबल ही नहीं है। एटम तो स्टेबल नहीं है, जैसा इसने कहा कि एटम स्टेबल है, और स्टेबल इस तरह से है कि प्रोटॉन बीच में है, न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। तो फिर इस हिसाब से तो जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर समा जाएगा तो फिर ये स्टेबल कहाँ है? एटम स्टेबल नहीं है। जब एटम स्टेबल नहीं है तो मैटर कैसे स्टेबल हो सकता है? तो जबकि हम तो देखते हैं हमारे चारों तरफ बहुत सारा मैटर है, स्टेबल है, आराम से पड़ा हुआ है ना। ये बोर्ड है, ठीक है, ये बुक है, पेन है, सारी सब चीजें है, मैटर है ना। तो ये स्टेबल क्यों है? बिकॉज एटम्स आर स्टेबल, और एटम्स स्टेबल है तो फिर ये इस चीज को स्टेबिलिटी को समझा नहीं पाया, ठीक है। इसको फिर नील बोर्ड बताएगा आगे, तो वहां उसके मॉड्यूल में बताएंगे आपको कि किस तरह से ये इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर पाए। तो ये लिख देना आप इसमें ड्रॉबैक्स में जो फर्स्ट पॉइंट था ना उसका, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड इन नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड दी अनदर चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस, ठीक है, that is positively charged. If a charged particle electron accelerate around another charged particles, then it would continuously lose energy in the form of radiation. The loss of energy would slow down the speed of the electron, and finally electron will fall into the nucleus. If this were so, then atom will not be exist, or atom will be highly unstable. So he could not explain the stability of the atom. This was the main drawback of the Rutherford. ठीक है, ये उसकी main जो drawback थी वो थी। अब हम पढ़ते हैं नील बोर ने कैसे इस ड्रॉबैक को सुधार किया। तो उस नील बोर्स मॉडल ऑफ द एटम, रदरफोर्ड के मॉडल में जो ड्रॉबैक्स थी उनको दूर करने के लिए नील बोर ने अपना मॉडल दिया। इस मॉडल में जो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक्स थी वो सारी दूर हो गई। मेन थी स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, उसको इसने रिमूव किया। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है इसको भी इसने रिमूव किया, ये दोनों को इसने रिमूव किया। तो इसका क्या था मॉडल? देखो ये इसने ये कहा कि एक सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं। यानी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल का मतलब है कि वो एनर्जी लेवल या वो ऑर्बिट्स जिनका लेवल ऑफ एनर्जी जो है ना वो फिक्स है, और जब इनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो ना तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, या एनर्जी रेडिएट नहीं करता, वो ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है ना रिलीज करता है, ठीक है। तो ये फिक्स एनर्जी लेवल है, इनमें जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे तो वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करेंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन जो है वो रेगुलरली रिवॉल्व करते जाएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते जाएंगे तो एटम जो है वो स्टेबल हो गए। तो इसको हम समझते हैं, देखो दो पॉइंट है यहाँ पर। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम, की केवल बहुत ज्यादा नहीं, केवल कुछ है, और ये भी सब में फिक्स है, ठीक है। जैसे ये उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से फिक्स है, जैसे के सेल, एल, एम, एन सेल, इस तरह से हम इनको नाम देंगे। 1 2 3 4 या 5 या कुछ एक सेल जो इनमें है वो अलाउड हो सकते हैं, इतने ही होते हैं। व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द एनर्जी डू नॉट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी, और जब इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, यानी वो अपनी एनर्जी रिलीज नहीं करते हैं। और जब एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे, एनर्जी रेडिएट नहीं होंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? स्टेबल। इलेक्ट्रॉन जब स्टेबल है तो एटम स्टेबल, एटम स्टेबल है तो मैटर स्टेबल, ठीक है। यानी इसने कह दिया कि भाई ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ ऐसे एनर्जी लेवल या ऑर्बिट होते हैं जो भगवान के बनाए हुए हैं, और इनमें जब वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो भगवान की कृपा से, आशीर्वाद से उनकी एनर्जी का लॉस नहीं होता, ठीक है। तो वो है एनर्जी लेवल, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल या डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है, ठीक है। यानी हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स जो वो मूव करते हैं, कहाँ मूव करते हैं? डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स है, इनका एक डेफिनेट सर्कुलर पाथ है, जैसे कि ये एल सेल, ठीक है, ये डेफिनेट सर्कुलर पाथ्स है, और इनकी एनर्जी क्या है? फिक्स है, ठीक है। सेम एज अवर सोलर सिस्टम, जैसे हमारे सोलर सिस्टम में, तो सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो सन है, और यहाँ पर जो सेंटर है वो न्यूक्लियस है। तो जिस तरह से हमारे न्यूक्लियस जो सोलर सिस्टम का जो सन है उसके चारों तरफ जो प्लैनेट अपने ट्रेजेक्टरी में जो रिवॉल्व करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, और जब वो वहां रिवॉल्व करते हैं तो क्या वो स्टेबल है? उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं सन की ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। और इस तरह से ही यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है।
फिक्स एनर्जी लेवल में है। और जब जैसे सोलर सिस्टम में जब तक वो प्लैनेट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता जाएगा तब तक वो अपने पोजीशन को मेंटेन रखेगा। जैसे ही वो अपने अगर पाथ को अगर वो छोड़ देता है, मान लो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर नहीं रहा, उसने अपने पाथ को छोड़ दिया, वो अपने ऑर्बिट से अगर भटक गया तो वो पता नहीं अंतरिक्ष में कहाँ गुम हो जाएगा। सेम वही चीज यहाँ पर है कि जब तक इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं तब तक इनका एनर्जी क्योंकि इन ऑर्बिट्स की एनर्जी लेवल फिक्स है, तो इनसे वो एनर्जी का रेडिएशन नहीं करते। ठीक है, एनर्जी ना तो लॉस्ट होती है, लॉस्ट नहीं होती, एनर्जी लॉस्ट नहीं होती। ठीक है, फिक्स एनर्जी लेवल है। सो इलेक्ट्रॉन मूव इन डेफिनेट सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स एनर्जी अराउंड द न्यूक्लियस सेम एज अवर सोलर सिस्टम एंड दीज सर्कुलर ऑर्बिट्स आर नोन एज एनर्जी सेल। देखो पहले इनको सर्कुलर ऑर्बिट कहा गया, फिर बाद में थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन किया, इसने सर्कुलर ऑर्बिट ही कहा था नील बोर ने कि सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। लेकिन सर्कुलर ऑर्बिट जो होते हैं वो 2D होता है, 2 डायमेंशनल होते हैं। तो फिर बाद में ये 3D एनर्जी सेल इनकी नाम पड़ा इनका कि ये फिक्स एनर्जी सेल है, इनको अभी एनर्जी सेल कहते हैं हमारे, तो एनर्जी लेवल से एनर्जी सेल कहते हैं। तो नील बोर ने इनको अलग अलग नाम दिए, जैसे फर्स्ट सेल के सेल, सेकंड सेल एल सेल कहलाता है, थर्ड सेल एम सेल, फोर्थ सेल एन सेल कहलाता है। जहां तक बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी फिक्स है यहाँ पर। इनका फॉर्मूला की जैसे फर्स्ट में कितने आएंगे, तो एक फॉर्मूला है 2n²। इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं इनका। तो वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, पढ़ेंगे उसमें क्या क्या होने वाला है ना। जैसे फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 8 आएंगे, ठीक है, इसमें 2 आएंगे, इसमें 18 आएंगे और इसमें 32 आएंगे, इस तरह से। तो ये इस फॉर्मूले से आ जाएंगे कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। और सेकंड जो पोस्टुलेट्स है ना, उसको हम ये कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स सेल और एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। तक इसके सेल में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तब तक उसकी एनर्जी फिक्स है। अब अगर उसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्व की और वो आगे वाले हायर एनर्जी लेवल में जा सकता है, एल सेल में जा सकता है, और ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करके और अगले सेल में या अगले एनर्जी लेवल पे जा सकता है इलेक्ट्रॉन, उससे भी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करके और अगले लेवल पे या अगले सेल में जा सकता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक फोटोन एनर्जी की जो यूनिट होती है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, बंडल्स ऑफ एनर्जी, उनको फोटोन कहते हैं। तो फोटोन को वो एब्जॉर्व करके अगले लेवल में जा सकता है या रिलीज करके वो वापस पीछे वाले लेवल में भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन इस लेवल पे भी आ सकता है और वो एनर्जी रिलीज कर देगा। एक फोटोन जो है उसकी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, 1 फोटोन। तो इसका एक फॉर्मूला है जो E = h न्यू, ये है इससे। तो ये आप हायर क्लासेस की बात है, ठीक है, वहां पर पढ़ेंगे हम। तो ये एक फोटोन अगर रिलीज करके लोअर लेवल में भी आ सकता है, यहाँ से एक और फोटोन रिलीज करके वो जो है वो लोअर लेवल में आ सकता है। ठीक है, इस तरह से। और इसका अगेंस्ट इसका अपोजिट भी हो सकता है कि वो 1 फोटोन एब्जॉर्व करके नेक्स्ट लेवल में पहुंच सकता है, वहां से फिर 1 फोटोन एब्जॉर्व करके और नेक्स्ट लेवल में पहुंच सकता है। सो द इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स सेल और एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग एनर्जी। वो एब्जॉर्व करके या एनर्जी रिलीज करके अपने ऑर्बिट या सेल को चेंज भी कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स है जो उसने कहे थे। ये मेन चीज यही है जो बुक में लिखा हुआ है ना, ये कि केवल कुछ ही ऑर्बिट्स होते हैं, ओनली सर्टेन एनर्जी levels or orbits are possible. These are the definite fixed energy levels, definite path, fixed energy level. When electron move in these level, do not radiate energy, so it is stable, fixed. Or electron can change its position, can move from one cell to another cell by absorbing or releasing energy. While revolving in discrete orbits, electron do not radiate energy. 2n² is the formula by which we can डिस्ट्रीब्यूट द इलेक्ट्रॉन इन दीज सेल्स। तो वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैं आपको वैलेंसी समझाऊंगा, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये सारी चीजें डिटेल में करने वाले फॉर्मूले से, और बहुत ही बेसिक तरीके से आपको हर एक चीज में जो है ना डिटेल में बताऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक करना है, शेयर करना है। अभी फटाफट लाइक करो, सबसे पहले अपने फ्रेंड्स के साथ में भेजना है, वीडियो को शेयर करना है फ्रेंड्स को, ताकि उनको भी अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है प्लीज, बाकी फ्रेंड्स के साथ में कीजिए, चैनल का लिंक शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।